दोस्तों नमस्कार। पिछली बार के वक्तव्य में हमने मैक्स वेबर के धर्म के समाजशास्त्र के अनेक पहलुओं की चर्चा की थी। मैंने ये सोचा था कि इसके बाद के जो वक्तव्य होंगे वो कार्ल मार्क्स के चिंतन के साथ में और उनके समाजशास्त्रीय योगदान के साथ जुड़े होने चाहिए, और उसके बाद में हम जॉर्ज सिमेल की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज वैज्ञानिकों की तरफ आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिनको देखते हुए लगा कि समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को इन पहलुओं की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से कुछ हम विवाद देख रहे हैं विभिन्न विचारकों के विषय में। कभी ये विवाद मीरा के विषय में आता है, कभी नेहरू के विषय में आता है, कभी अंबेडकर के विषय में आता है, कभी भगत सिंह के विषय में आता है। मीरा, नेहरू, अंबेडकर और भगत सिंह ये इनफैक्ट संकेत देते हैं कि मध्ययुगीन विचारकों, विशेष रूप से भक्ति काल से जुड़े हुए विचारकों, महिला विचारकों और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में योगदान करने वाले विभिन्न स्वाधीनता सेनानियों के विषय में की जाने वाली अनेक ऐसी टिप्पणियां जो हमें उत्तेजित करती हैं और समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को ये एनकरेज करती हैं कि वे इन सब विचारकों के विषय में, न केवल इनके विषय में बल्कि अन्य विचारकों के विषय में भी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सामाजिक जीवन की राजनीति है और उस सामाजिक जीवन की राजनीति के साथ में असमानताओं के जो पक्ष हैं, उन असमानताओं के पक्षों के संदर्भ में इन सब कंट्रोवर्सीज को, इन सब विवादों को समझने की और जानने की जरूरत है। क्या विवादों के दायरे में समाज विज्ञान को घेरा जा रहा है ताकि हम समाज विज्ञान के नए पहलुओं को, जिनको कि आज उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अपने चिंतन का, अपने दृष्टिकोण का हिस्सा बनाने की कोशिश करें? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या राजनीति और ज्ञान, क्योंकि इन सब से ही वो विवाद जुड़े हुए हैं, ये नव्य उदारवादी संस्कृति की देन है जिसके अंतर्गत उत्तर सत्य दृष्टिकोणों को, अर्थात वैकल्पिक धारणाओं को, जिसमें से अनेक सारी जिनको हम कह सकते हैं कि असत्य पर आधारित हैं, उन असत्य पर आधारित अवधारणाओं को इरादतन उत्पन्न किया जा रहा है एक निश्चित राजनीतिक प्रयास के तहत, ताकि विस्मृतिकरण की प्रक्रिया उत्पन्न हो, डीमेमोराइजेशन की प्रक्रिया उत्पन्न हो और उसका विस्तार किया जा सके, और उसका इतना विस्तार किया जा सके कि आज के नव्य उदारवाद यानी स्वतंत्र बाजार की अर्थनीति और उसके साथ जुड़ी हुई, उसको सपोर्ट करते हुई राजनीति, उसके अनुकूल इस प्रकार के चिंतन को और व्यवहार को हमारी चेतना का हिस्सा बनाया जा सके, हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया जा सके। मुझे लगा कि इस पक्ष को केंद्र में रखते हुए हमको अपने एक दो वक्तव्य इन विवादों के संदर्भ में देने की जरूरत है, ताकि ये पता लग सके कि इन विवादों के विषय में समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कैसे सोच सकते हैं। जब हम मिचेल फोको की बात कर रहे थे, कभी कभी संकेत में आता है, तो मिचेल फोको ने कंटेक्ट ऑफ कंटेक्ट की बात की थी।
गवर्नमेंटेबिलिटी के अंतर्गत, कि हमारा अपना जो कंडक्ट है उस कंडक्ट को विस्तार देने के लिए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए किस तरह के कंडक्ट को निर्मित करने की जरूरत है। एक कंडक्ट होता है जब आप कोई व्यवहार करते हैं, कोई विचार करते हैं, किसी प्रकार की कोई क्रिया करते हैं, तो वह क्रिया अपने आप में, वह विचार अपने आप में, वह दृष्टिकोण अपने आप में एक कंडक्ट बन जाता है। लेकिन उस दृष्टिकोण को, उस विचार को, उस व्यवहार को अस्तित्व में लाने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए हमको कुछ नियम और कार्य प्रणालियों की जरूरत होती है, जिसको कि हम कंडक्ट कहते हैं। तो कंडक्ट ऑफ कंडक्ट की बात मिचेल फूको ने की, और मिचेल फूको इसी दृष्टि को आगे लाते हुए नॉलेज और पावर के बीच के रिलेशन की चर्चा करते हैं कि ज्ञान और शक्ति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। एक सवाल उठता है जो आज के दृष्टिकोण में, आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, समाज विज्ञान के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कि क्या शक्ति संरचना को नियंत्रित करने वाली जो राजनीतिक और बाजार की शक्तियां हैं, वे अपने हितों के अनुकूल ज्ञान संरचना को विकसित कर रहे हैं एक इंटेंशन के साथ, ताकि उस ज्ञान के आधार पर हम आगे चल करके कहीं ना कहीं इस नव्य उदारवाद के अर्थवाद को और स्वतंत्र बाजार की जो पूरी की पूरी संरचना है उसे, और उस संरचना को सपोर्ट करने वाली राजनीतिक ताकतों के अनुरूप जिस प्रकार का चिंतन हो सकता है, उस चिंतन को हम लेजिटिमेसी देते चले जाएं, और जो पुराना चिंतन रहा है संघर्ष का, आंदोलन का, किसी तरह के सुधार का, उसको हम अपनी स्मृति में से विलुप्त करने की कोशिश करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसको कि हमें मीरा, नेहरू, अंबेडकर और भगत सिंह के विषय में उत्पन्न किए गए जो विभिन्न प्रकार के मत हैं, राजनेताओं के द्वारा निर्मित किए गए जो मत हैं, उनके संदर्भ में समझने की जरूरत है। भगत सिंह के विषय में तो इतिहास की एक प्रोफेसर और एक एंकर ने कानपुर के अंदर कुछ ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए जो बहुत विवादों के घेरे में आए, और उन्हें वहां पर ऑडियंस के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अंबेडकर को लेकर के जो एक बहस चल रही है वो आपके सामने मौजूद है, जो कि लोकसभा से, राज्यसभा से उत्पन्न होती हुई हमारे सार्वजनिक विमर्श में आ गई। नेहरू के विषय में सन 2014 के उपरांत एक विशेष प्रकार की बहस शुरू की गई, जिसमें कि नेहरू को किसी ना किसी रूप में विवादों के घेरे में लाया गया, गांधी को भी विवादों के घेरे में लाया गया, और हाल में मीरा को विवादों के घेरे में लाया गया। एक वक्तव्य दिया गया, हालांकि वक्तव्य देने वाले उन राजनेता ने जब ये देखा कि इस वक्तव्य का कुछ ना कुछ एक कोई असंतोष उत्पन्न हो रहा है, तो उसके बाद में माफी मांग ली गई, यानी भगत सिंह के विषय में भी माफी मांगी गई आयोजनकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं है, ये सवाल ऐसे नहीं है कि अचानक हमारे मन से निकल करके बाहर आ गए और हमारे इस वर्ल्ड के अंदर शामिल हो गए। ये बड़े सोच समझ करके दिए जाने वाले विचार हैं, और मुझे लगता है कि मीरा के माध्यम से, नेहरू, अंबेडकर और भगत सिंह के माध्यम से मध्यकाल और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का जो काल है, इस काल में उत्पन्न हुई वैचारिक चेतना को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए चैलेंज की बात कर रहा हूं क्योंकि उस समय नव्य उदारवाद की प्रणाली नहीं थी, एक दौर में सामंतवाद था जो मध्यकाल की विशेषता थी, और स्वाधीनता संघर्ष के अंदर पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और सामंतवाद का वो जो गठजोड़ था, वह गठजोड़ औपनिवेशिक सरकार के माध्यम से भारत की समस्त कार्य प्रणाली को संचालित करने की कोशिश कर रहा था। इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए मुझे लगा कि मीरा, नेहरू, अंबेडकर और भगत सिंह के विषय में कुछ चर्चाओं को शुरू किया जाए। भारत में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जिनके
वैचारिकी ने, जिनके दृष्टिकोण ने चेतना के विस्तार को, और एक रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि नव जागरण के दौर को उत्पन्न किया। कभी कभी मुझे लगता है कि भारतीय समाज विज्ञान के अंदर प्राचीन काल, मध्यकाल और स्वाधीनता संघर्ष के काल में विशेष रूप से जो भी विचारक हमारे सामने आए हैं, उनको केंद्र में रखते हुए समाज विज्ञान के विभिन्न पश्चिमी विचारकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन और विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है, ताकि हम भारतीय समाज विज्ञान के उन पहलुओं को स्थापित कर सकें जिन पहलुओं को जाने बिना समाज विज्ञान की बारीकियों को, अर्थात भारतीय समाज को हम समझ पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं। देखिए, मीरा का जो दौर है वो 1498 से 1547 का दौर है, 16वीं शताब्दी का ये दौर हमारे सामने आता है, जिसमें कि सामंतवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आता है। अंबेडकर 1891-1956, ये 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी, ये वो दौर है। भगत सिंह 1907 से 1931, यह 20वीं शताब्दी के जो पहले हाफ है उसका दौर है। और नेहरू 1889 से 1964, ये भी 20th सेंचुरी का दौर है। और उसके बहुत कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के जो बाद का दशक है, उस बाद के दशक का दौर है। ये एक दौर है जो हमें समझने में मदद करता है कि भारतीय समाज के अंदर कल्चर का क्रिटिकल फॉर्म क्या था, पॉलिटी का क्रिटिकल फॉर्म क्या था, किस तरह से डेप्रीवेशन, डिबेट, डिस्कंटेंट और वायलेंस, इन चारों का सम्मिश्रण, वंचन, विवाद, असहमतियां, असंतुष्टि और हिंसा, इन सब के साथ में कहीं ना कहीं हमारा समूचा जो परिवर्तन का दौर है वह अग्रसर हो रहा था। मुझे लगता है कि यह अग्रसरता भारतीय जनमानस के अंदर आंदोलन की चेतना को बनाए रखने के लिए बुनियादी जरूरत है। अगर हम आंदोलन को अपनी चेतना का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अगर हम असहमतियों को और विद्रोह को अपनी चेतना का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हमें इस पूरी प्रणाली को चेतना के रूप में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और ये समाज विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के दौर में ये जो ज्ञान की विवादास्पद राजनीति उत्पन्न की जा रही है, इसके दो उद्देश्य हैं जो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी के रूप में अभिव्यक्त करने की जरूरत है। एक तो ये कि आंदोलनों को और जन संगठनों को किसी ना किसी रूप में हमारे अपने सामाजिक जीवन से बाहर कर दिया जाए, यानी इनकी उपादेयता, इनकी लोकप्रियता, इनके महत्व के विषय में हम बातचीत करना बंद कर दें। और दूसरा ये कि जो जन सामान्य की समस्याएं हैं, उन जन सामान्य की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो संस्थागत विसंगतियां हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड विसंगतियां हैं, उनको हाशिए पर टाला जा सके। यानी हम एक ऐसे नागरिक के रूप में स्थापित हों जो केवल और केवल डिस्क्रिप्शन की बात करे, केवल विवेचना की बात करे, और वह विवेचना नव्य उदारवाद के अर्थतंत्र और उसको सपोर्ट करने वाली राजनीति और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं के पक्षधर दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं स्थापित करे, उसको लेजिटिमेसी दे, उसको मान्यता प्रदान करे। ये एक पहलू है जिस पहलू को ध्यान में रख करके
ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन सब विचारकों के, जिन्होंने कि सामाजिक सुधार आंदोलन के अंदर अग्रणी भूमिका निभाई, उनको और स्वाधीनता संघर्ष में योगदान करने वाले जो विचारक हैं, उन विचारकों को हमारी अपनी समझ के और चेतना के दायरे से बाहर कर दिया जाए। आपने ये भी देखा होगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा, दमन और दंगे उत्पन्न हुए हैं, और इनकी जो पृष्ठभूमि है, उन दंगों की पृष्ठभूमि में, उस हिंसा की पृष्ठभूमि में, उस असहमति की पृष्ठभूमि में, उस दमन की पृष्ठभूमि में ज्ञान की राजनीति को समझना बहुत आवश्यक है। एक सवाल हमारे बीच में उठना चाहिए, जिसकी चर्चा कभी रोमिला थापर ने अपने किसी महत्वपूर्ण लेख के अंदर की थी, कि भारतीय अतीत का भविष्य क्या होगा। ये सब अतीत है, मीरा अतीत का हिस्सा है। मीरा के साथ सुधार आंदोलन और भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो अन्य हैं विचारक, वो भी हमारे अतीत का हिस्सा है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष भी अतीत का हिस्सा है, क्योंकि उस स्वाधीनता संघर्ष की स्मृतियों को और उसकी उसमें सहभागिता को जीने वाली जो पीढ़ी थी, वह अब लगभग समाप्त हो चुकी है। तो इस रूप में अब भारतीय अतीत का क्या इतिहास होना चाहिए, उसका भविष्य क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विमर्श का केंद्र है। और यही महत्वपूर्ण विमर्श भारतीय समाज विज्ञान को एक नई दिशा भी दे सकता है, और भारतीय समाज विज्ञान के अंदर अनेक प्रकार के विखंडनों को भी जन्म दे सकता है। तो क्या ये जो विवाद हैं, इन विवादों को हम ये देखने की कोशिश करें या इस रूप में समझने की कोशिश करें कि स्वाधीनता संघर्ष ने और सामाजिक सुधार आंदोलन ने जिस उदारवादी स्वतंत्र अभिव्यक्ति केंद्रित ज्ञान को हमारे सामने उत्पन्न किया था, और जिसे हम समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से आगे ले जा रहे थे, उसको जकड़न में डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जो नव जागरण के मूल्य थे, जिन नव जागरण के मूल्यों की बात स्वाधीनता संघर्ष के अंदर हो रही थी, और नव जागरण से जुड़े हुए ही लगभग वे सभी मूल्य हमको मध्यकाल के अंदर और प्राचीन काल के अंदर विसंगतियों के रूप में, डिबेट के रूप में देखने को मिल रहे थे, डिस्कशंस के रूप में देखने को मिल रहे थे। उन सब की तरफ से हमारा ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। ये एक पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि के अंदर हमें इन सब विचारकों को समझने की जरूरत होनी चाहिए। आपको ये पता है कि मीरा संत रैदास की शिष्या थी, और मीरा को हम नरसी मेहता जो गुजरात के थे, सूरदास जो ब्रज के थे, उनकी काव्य परंपरा के साथ देखने की जरूरत है। यानी गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, हिंदी बेल्ट की संस्कृति, गुजरात के अंदर व्यवसाय और सामंती संस्कृति का दौर, राजस्थान के अंदर भी सामंती संस्कृति के अपने दौर, उन सब के बीच में मीरा हमारे सामने उभरती है। मीरा को रहस्यवादिता के साथ जोड़ने की एक बड़ी सफल कोशिश हमारे साहित्यकारों ने और मीरा का विश्लेषण करने वाले विचारकों ने की है। लेकिन समाज विज्ञान की दृष्टिकोण से मुझे ये लगता है कि मीरा की जो कविताएं हैं, जो भक्ति आंदोलन में उनका अपना एक योगदान है, वह योगदान वस्तुतः तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। मीरा को जान करके हम उस मध्ययुगीन राजस्थान में नारी की स्थिति को समझ सकते हैं, न केवल मध्ययुगीन राजस्थान में, बल्कि गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के इलाके में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि समूचे भारतवर्ष के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी, वह मीरा के इस
काव्य के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होती है और मीरा उसमें विद्रोह का स्वर बन करके उभरती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी मीरा के विषय में विश्वनाथ त्रिपाठी ने। उनका ये कहना है कि मीरा सामंतवादी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए गिरधर की भक्ति यानी कृष्ण की भक्ति का संकल्प लेकर के राजा के घर से बाहर आती है। वो रनिवास से बाहर निकलती हैं। उनके लिए कृष्ण या गिरधर की भक्ति एक ऐसा प्रतीक है जिस प्रतीक के माध्यम से वे सामंतवादी रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। त्रिपाठी एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसको कि मैंने कहा कि हिंदी बेल्ट के साथ देखने की जरूरत है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह है। कबीर का विद्रोह साधन था, साध्य नहीं था। ठीक इसी तरह से मीरा का जो विद्रोह है वह भी साधन है, साध्य नहीं है। वह उद्देश्य नहीं है, वह एक माध्यम है उन सारी विसंगतियों को जो सामाजिक जीवन के अंदर शोषण और दमन को संचालित करती हैं, उन्हें समाज के सामने लाना और उसे किसी ना किसी माध्यम से, किसी प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश। दक्षिण के अंदर यही कोशिश आंडाल ने की थी, जो कि तमिल की कवियत्री थी। तो तमिल की कवियत्री आंडाल से मीरा की तुलना की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठता है जो कि इतिहास के साथ जुड़ता है कि जो वस्तुतः भक्ति आंदोलन है वह भक्ति आंदोलन दक्षिण से प्रारंभ होता है और वो चाहे किसी भी क्षेत्र का आंदोलन हो जिसमें कई सारे हमारे अपने भक्ति आंदोलन के कवि सम्मिलित हो जाते हैं, जिसमें तुलसी है, जिसमें सूर है, जिसमें मीरा है, अनेक जो कवि हैं वो सम्मिलित होते हैं। वे सब वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। और एक बात समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमारे को अपनी चेतना का एक स्थायी हिस्सा बना लेनी चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था का विरोध है वह वर्ण व्यवस्था का विरोध असल में लैंगिक समानता की भी लड़ाई है। अगर वर्ण व्यवस्था है, जाति के स्वरूप हैं, तो दोस्तों लैंगिक असमानता एक अनिवार्य संस्थागत विशेषता के रूप में, एक अनिवार्य संरचना के रूप में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए वर्ण व्यवस्था का और जाति व्यवस्था का विरोध ये नारी की पराधीनता का भी विरोध है। इन सब के बीच में एक बड़ा गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि मीरा के जो भी दोहे हैं, मीरा के जो पद हैं, वो पद यानी मीरा का समूचा साहित्य, उसमें बार बार लोकलाज के सवाल आते हैं, कुल की मर्यादा के सवाल आते हैं। और लोकलाज और कुल की मर्यादाओं पर उठने वाले जो सवाल हैं मीरा के अपने साहित्य के माध्यम से, वे असल में नारी की जो एक अधीनस्थ स्थिति है, उस नारी की अधीनस्थ स्थिति के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने दर्शाते हैं। विषपान है, मीरा को विष दिया जाता है। तो ये जो विषपान है, विष को लेना, यह भी मुझे लगता है कि मध्यकालीन युग में नारी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। तो विष पीना ये नारी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। हम उससे बाहर निकल के मीरा आ रही है। जहर का प्याला रान ने दिया, हंस हंस मीरा, जो हंस हंस मीरा हंसी, पी पी मीरा हंसी रे, जो उस तरह का जो उनका अपना वक्तव्य है, वो मीरा का स्वतंत्रता का संघर्ष है। हमें विषपान को, लोकलाज को, कुल की मर्यादाओं को, इन सबको, जो मीरा के अपने पद हैं, उनको समाज विज्ञान के नजरिए से देखने की जरूरत है। मीरा की कहीं आलोचना भी होती है। ये भी कहा जाता है मीरा के अपने पदों में कि मीरा का कई जगह पर विभिन्न जो उच्च वर्ण के लोग हैं, जो पुरोहितवाद से जुड़े हुए थे, वो मीरा की आलोचना करते हैं, कई जगह पर मीरा की निंदा करते हैं, और मीरा उसको बड़े निर्भीकता के साथ में, निडरता के साथ में व्यक्त करती है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब मीरा के अधिकांश पदों में गिरधर नागर जो उभर करके आते हैं, वो गिरधर नागर के साथ उनका अपना एक आत्मिक लगाव, वह आत्मिक लगाव ऐसे अनेक प्रतीकों को समेट लेता है, जो प्रतीक नारी की अधीनस्था मूलक स्थिति के विरुद्ध एक तरह के संघर्ष को प्रस्तुत करने का तरीका है। वह संघर्ष हमें समझने की जरूरत है। मीरा की एक पंक्ति है जो इस सबको समेट लेती है। वो कहती है कि गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरसू मिलूं कैसे धाए। मेरे सामने सारा जो सारी गलियां हैं, यानी मेरे निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं हरि से कैसे मिलूं, मैं गिरधर नागर से जाकर के कैसे मिलूं, मैं उस स्वतंत्रता की अनुभूति को कैसे महसूस करूं, क्योंकि मेरे सामने तो संकीर्णतावाद के सारे रास्ते पैदा कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो मीरा के पूरे साहित्य से निकल करके आता है, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए मीरा भक्ति आंदोलन के अंदर नारी मुक्ति की तलाश का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंब बनकर के हमारे सामने उभरती हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें मैटर, लाइफ और माइंड, वस्तु, जीवन और चेतना, इनके मध्य के उस संबंध को प्रस्तुत करने की कोशिश हो जाती है। मीरा को इस दृष्टिकोण से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मैं इन सबको पढ़ रहा था, इस सारे साहित्य को, जिसकी चर्चा हम और भी आगे कभी बाद में करेंगे, तो मुझे लगा कि इन सारी पुस्तकों को देखना बहुत जरूरी है। इन पुस्तकों को देख करके और इन पुस्तकों को पढ़ करके जो रीडर है, जो पाठक है, उसको ये एहसास होना चाहिए, वो इस संभावना को तलाश सकता है कि संघर्ष क्या होता है। और अगर वो संघर्ष की संभावनाओं को तलाशता है, तो संघर्ष को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, ये भी हमारे सामने उभर करके आ सकता है। तो हाउ बुक्स कंडीशन रीडर्स टू एक्सपेक्ट एंड सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये हमको देखना चाहिए। और दूसरा, जिसकी बात हमने फोको के प्रारंभ में फोको को उद्धत करते हुए कही थी, कि स्ट्रक्चर ऑफ पावर क्या है, शक्ति की संरचना क्या है। क्योंकि मैं शक्ति की संरचना पर बार बार इसलिए बल दे रहा हूं कि ये सारे विवाद उन लोगों ने उत्पन्न किए हैं जो शक्ति की संरचना पर एकाधिकार करते हैं। तो उनके उनकी तरफ से उत्पन्न किए गए ये विवाद, और माफ कीजिएगा, ये विवाद उन लोगों के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं जिन्होंने ना तो मीरा को पढ़ा, ना भगत सिंह को पढ़ा, ना अंबेडकर को पढ़ा, ना नेहरू को पढ़ा। अगर इनके साहित्य का वो विश्लेषण करते, तो संभवतः इनकी चेतना में भी बहुत सारी चीजें उभर करके आती। देखिए, सहमति असहमति बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सहमति और असहमति को उनको एक्सक्लूड करने का एक माध्यम बना दिया जाए, या उनको अपमानित करने का एक माध्यम बना दिया जाए, ये हो सकता है कि राजनीति के अंदर स्वीकार किया जाता रहा हो और स्वीकृति इसकी प्राप्त हो, लेकिन समाज विज्ञानों के अंदर, इंक्लूडिंग राजनीति शास्त्र, उसके अंदर ये स्वीकार्य नहीं है। वहां विश्लेषण किया जा सकता है, वहां आलोचना की जा सकती है, लेकिन वह अपमान का कोई स्थान नहीं। अपमान को हमें समाज विज्ञान के दायरों से बाहर निकालना होगा, और समाज विज्ञान के अंदर विश्लेषण करते हुए उस दौर की स्थितियों को भी तलाशना होगा जिस दौर की स्थिति में यह चिंतन निकल करके आया है। मीरा उस दृष्टिकोण से समझने की, और मीरा के समूचे साहित्य को उस दृष्टिकोण से मूल्यांकित करने की जरूरत है। मीरा का हमारे सामाजिक जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, न केवल भक्ति आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो एनलाइटनर हैं, उन एनलाइटनर के रूप में, बल्कि नारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन प्रतीकों को सामने लाना जो डोमेस्टिक स्पेस से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, जो धर्म के रहस्य से जुड़े हुए हैं, और किसी ना किसी रूप में हमारे सामने सुधार की संभावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि मीरा को इस रूप में समझने की जरूरत है। हमारे जो आगामी वक्तव्य होंगे, उसमें हम
भगत सिंह, अंबेडकर और नेहरू के इतिहास, संस्कृति और राजनीति के साथ जुड़ी हुई जो उनकी समझ है, उस समझ को विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।